नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम कश्वी है और मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मथुरा की तंग गलियों और मंदिरों की घंटियों के बीच मेरा बचपन बीता। छोटे परिवार में पली बढ़ी, जहाँ मम्मी पापा ने मुझे हमेशा यही सिखाया कि बहू का असली घर उसका ससुराल होता है। मेरी शादी 2 साल पहले एक अच्छे परिवार में हुई थी। शादी के समय सपनों की दुनिया नजर आती थी। लगता था अब एक नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां मेरा अपना घर होगा, अपना परिवार और सबसे जरूरी मेरा हमसफर। मगर शादी के बाद की सच्चाई कुछ और ही थी। मेरे पति की नौकरी दूसरे शहर में थी और शादी के कुछ ही हफ्तों बाद वो काम पर लौट गए थे। उसके बाद से यही सिलसिला चलता रहा। महीने में 1-2 बार घर आते, कुछ दिन रुकते और फिर चले जाते। उनके साथ बिताए वो कुछ दिन ही मेरे लिए पूरी शादीशुदा जिंदगी का सार बन जाते थे। ससुराल में मैं अकेली ही थी। सासू माँ और ससुर जी घर पर ही रहते थे। सासू माँ की तबीयत हमेशा नासाज रहती थी, इसलिए घर के सारे काम मेरे जिम्मे थे। सुबह सबसे पहले उठना, रसोई संभालना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना, सब्जी लाना, खाना बनाना, ये सब अब मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे मैं घर की बहू नहीं बल्कि कोई नौकरानी हूँ, जो बस आदेश मानने के लिए है। सासू माँ के हुक्म चलते रहते। कश्वी पानी लाओ, कश्वी मेरे पैर दबा दो, कश्वी अलमारी से ये निकाल दो। मेरी जिंदगी बस उनके इशारों पर ही चलने लगी थी। मगर मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया था कि ससुराल में बहू का काम ही सेवा करना होता है। सबसे मुश्किल बात ये थी कि ससुर जी बहुत पुराने ख्यालों के थे। शादी के कुछ ही दिन बाद उन्होंने सख्त लहजे में कह दिया था कि बहू इस घर में सिर्फ साड़ी पहनोगी, सूट या दूसरे कपड़े की जरूरत नहीं है, और साड़ी में भी हमेशा सिर पर पल्लू रहना चाहिए, चाहे घर में कोई हो या ना हो। मैं शुरू में ये सब सुनकर असहज हुई थी, क्योंकि मायके में ऐसा माहौल कभी नहीं था। मगर नई बहू होने के नाते मैंने विरोध नहीं किया। धीरे धीरे पल्लू ओढ़ना मेरी आदत बन गई। अब तो खुद ही पल्लू के बिना अजीब लगता है, जैसे कुछ अधूरा सा हो। मेरे पति भले ही दूर रहते थे, लेकिन हमारे बीच की नजदीकियां फोन के जरिए बनी रहती थी। रात में जब सब सो जाते, तब हमारी घंटों वीडियो कॉल चलती थी। फोन पर ही हम एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते, कभी हंसते, कभी थोड़ा बहुत रोमांस भी हो जाता। वो मुझे छेड़ते, कभी कहते बाल खोल कर दिखाओ, तो कभी कहते साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका लो। मैं भी उन्हें कहती पहले आप कुछ दिखाइए, फिर मैं भी दिखाऊंगी। इस तरह हमारी दूरियों को ये फोन कॉल कुछ हद तक कम कर देते थे। कई बार तो ऐसे ही बात करते करते आंख लग जाती और सुबह आंख खुलती तो फोन अब भी जुड़ा होता। आज सुबह भी एक आम दिन की तरह थी। मैं रोज की तरह जल्दी उठ गई, नहा धोकर रसोई संभाली, नाश्ता बनाया, सासू माँ के लिए चाय ले गई और फिर ससुर जी के कमरे में चाय देने गई। सिर पर हमेशा की तरह पल्लू था, जो चलते फिरते बार बार नीचे सरक जाता था। साड़ी संभालते संभालते कई बार झुंझलाहट होती, मगर फिर भी उनकी बात का मान रखने के लिए कभी पल्लू हटाया नहीं। आज जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो वो अकेले बैठे थे। मैं धीरे से उनके पास गई। ससुर जी, आपकी चाय। उन्होंने जैसे ही चाय का कप लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी मेरा हाथ फिसल गया और गर्म चाय उनकी धोती पर गिर गई। ये अचानक हुआ हादसा इतना तेज था कि मैं खुद भी डर गई। ससुर जी दर्द और जलन के मारे तुरंत अपनी धोती उतारने लगे। मैं घबरा गई और फौरन पीछे मुड़ गई। नजरें नीचे किए हुए मैंने माफी मांगी। ससुर जी, माफ कर दीजिए, मेरी गलती से ऐसा हो गया। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, बहू तुम्हें दिखता नहीं है क्या? मैंने सफाई दी। ससुर जी, पल्लू नीचे था, इसलिए सही से दिखा नहीं। मेरी सफाई सुनकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने कहा, तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ सिखाया नहीं क्या? मैं भी थोड़ा तंज में आकर बोल पड़ी, सिखाया तो बहुत कुछ है, लेकिन दूसरों को सिखाने का मौका नहीं मिला। मेरी बात सुनकर उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा, बहुत जुबान चलाने लगी हो, अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं भी तमतमाते हुए बोली, जो करना है कर लीजिए ससुर जी।
जब ससुर जी का गुस्सा मेरे सिर पर फट पड़ा और उन्होंने मेरी बातों को अनसुना कर दिया, तो मैं खुद को और ज्यादा कमजोर महसूस नहीं करना चाहती थी। मेरे अंदर जो डर, घुटन और अपमान का एहसास था, वो अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। मैंने तुरंत अपने पति को फोन लगाने के लिए अपना मोबाइल निकाला। हाथ कांप रहे थे, उंगलियां लड़खड़ा रही थीं, लेकिन मैं जानती थी कि अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो शायद मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मैंने कांपते हाथों से उनके नंबर पर कॉल लगाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रिंग भी नहीं गई थी कि तभी ससुर जी की नजर मेरे फोन पर पड़ गई। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और गुस्से का मिश्रण दिखा, मानो उन्हें डर था कि अगर मैंने अपने पति को कुछ भी बता दिया तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एकदम से वो मेरी तरफ लपके। उनके बढ़ते कदमों की आहट मेरे कानों में गूंज रही थी। अगले ही पल उन्होंने मेरे हाथ से फोन झपट लिया, इतनी जोर से कि मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कॉल को काट दिया और फोन अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उनकी ये हरकत देखकर मेरे अंदर का डर अब गुस्से में बदल गया था। मैंने गुस्से से उनकी तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, ये क्या कर रहे हैं ससुर जी? मेरा फोन क्यों छीना आपने? मेरी आवाज में कांपते हुए आंसू और गुस्सा दोनों झलक रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उल्टा उन्होंने अपना दूसरा हाथ तेजी से बढ़ाया और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी मजबूत पकड़ से मेरी कलाई में दर्द होने लगा, लेकिन उस दर्द से ज्यादा मुझे उनके इरादों का डर सता रहा था। उनकी आंखों में अब गुस्सा भी था और एक अजीब सी दबंगई भी। उनकी आवाज भारी हो चुकी थी जब उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, बहू अपनी हद में रहो, वरना कुछ ऐसा कर दूंगा जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। उनकी ये बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस आदमी को मैंने अपने पिता समान समझा, जिसकी सेवा में कोई कमी नहीं की, वो इस तरह की बात कर सकता है, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर इन आंसुओं में अब डर नहीं बल्कि आक्रोश था। मेरे अंदर की वो दबाई हुई हिम्मत अब बाहर निकल रही थी। मैंने अपनी कलाई उनकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, अगर आपने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं सीधा पुलिस में शिकायत करूंगी। मेरी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। वो चार दीवारें जो अब तक मेरी खामोशी की गवाह थीं, पहली बार मेरी हिम्मत की गूंज सुन रही थी। मेरी ये बात सुनकर ससुर जी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। जो ससुर जी कुछ पल पहले ताकतवर और हावी नजर आ रहे थे, वो अब किसी डरे हुए इंसान की तरह कांपने लगे थे। उन्होंने मेरी कलाई को धीरे धीरे छोड़ दिया। उनकी आंखों में अब घबराहट थी। वो शायद समझ गए थे कि अब उनके बस की बात नहीं है। उनकी आवाज कांप रही थी जब उन्होंने कहा, बहू, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हारे पिता समान हूं। उनका स्वर अब कमजोर था, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने गुस्से और आत्मसम्मान से भरी आंखों से उनकी तरफ देखा और बिना एक पल रुके कहा, अगर आप मेरे पिता समान हैं तो पिता जैसा व्यवहार कीजिए। मेरी आवाज में अब न कोई डर था न कोई झिझक। ये मेरे आत्मसम्मान की आवाज थी, जिसे मैंने इतने समय बाद बाहर लाने की हिम्मत जुटाई थी। इतना कहकर मैं तेज कदमों से उनके कमरे से बाहर निकल आई। मेरे कदमों में अब वो घबराहट नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। मेरी सांसें तेज चल रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर मन के अंदर एक अजीब सा सुकून था। पहली बार मैंने अपने सम्मान के लिए खुद खड़े होने की हिम्मत की थी। उस पल मुझे अपने मम्मी पापा की सिखाई हुई बातें याद आईं। कभी किसी का अन्याय मत सहना, चाहे वो कोई भी हो। उस दिन के बाद ससुर जी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो मेरे सामने नजरें तक नहीं उठा पाते थे। अगर मैं कमरे में होती तो वो वहां से उठकर चले जाते। उन्होंने ना कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात की, ना कभी गलत इरादे से करीब आने की कोशिश की। मेरे भीतर की वो डरपोक बहू जो सिर झुकाए हर बात मानती थी, अब अपनी इज्जत की रखवाली खुद कर रही थी। इस घटना ने मुझे ये सिखा दिया कि ससुराल में बहू होना सेवा का मतलब नहीं है, बहू होना सम्मान का हकदार भी है।
चाहे रिश्ते कितने भी बड़े क्यों ना हो, जब बात अपनी इज्जत की आए तो हर औरत को अपने हक और सम्मान के लिए खड़ा होना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी।